Let's check out for the sum of the reactions of the carbon family. Then we'll start with the hydrocarbon part. Okay. And Yes. although the main thing, main your reasoning questions of that we had already done. अब थोड़ा सा कुछ स्टडी कर लेते हैं कुछ इसके कंपाउंड्स. जैसे हमारे पास कार्बन का एक ऑक्साइड है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, लेट मी राइट द डबल ओ ना, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा. कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होता है, हाउ बेसिकली यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द कार्बन मोनोऑक्साइड. तो रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, बेटा बर्निंग है ना. ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन मींस burning of the carbon. So whenever the carbon is burnt in the limited supply of the oxygen by the heating of carbon in the limited supply of oxygen, जिसको हम बोलते हैं incomplete combustion, in the limited supply of oxygen, that produces carbon monoxide. For example, carbon plus half of the oxygen, that is giving us the carbon monoxide. And this is the one method of preparation. The another method of preparation is by heating the oxides. By heating the oxides of heavy metals. By heating the oxides of heavy metals. For example, iron, zinc, etc. with the carbon. तब भी हम क्या प्रिपेयर करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड. जैसे Fe2O3 plus 3 carbon, that is giving us the 2 iron 2 Fe plus 3 carbon monoxide. इसी तरह से जिंक के ऑक्साइड को भी जब आप कार्बन के साथ बर्न करते हो, then you are getting the zinc plus carbon monoxide. So these are the two method of preparation of the carbon monoxide. Along with that, by passing the steam over the hot cock, इससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन होता है. ये तो आपको उसमें भी मिलेगा, ऑर्गेनिक में भी. मोरओवर सारे रिएक्शन ये मिलेंगे इनऑर्गेनिक वाले ऑक्साइड्स को छोड़ के. कार्बन प्लस वाटर, जब ये वाटर किसकी फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में है, तो देन यू आर गेटिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज द वाटर गैस. ठीक है, ये आ भी सकता है आपको कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर गैस. वाटर गैस कैसे फॉर्म होता है, उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो. तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस द हाइड्रोजन. ओके. इसी तरीके से बाय पासिंग द एयर over the hot cock. For example, carbon plus oxygen plus nitrogen gives the 2 moles of carbon monoxide and the 4 mole of nitrogen. This combination of the carbon monoxide and the nitrogen is called as a producer gas. इसको producer gas बोलते हैं. Okay, so these are the few of the method of preparation of oxides of carbon. And regarding the sum of the properties of carbon monoxide, the first is that this carbon monoxide act as a powerful reducing agent. Act as a powerful reducing agents.
रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरे को रिड्यूस कर देता है। देखो कैसे, जब Fe2O3 के साथ आप कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट करोगे तो Fe2O3 हो जाएगा Fe में कन्वर्ट, मतलब दिस कैन बी यूज टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आयरन मिल जाएगा और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट किया, दैट मीन्स इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया इसने। ठीक है, दिस प्रोसेस कैन बी यूज टू ऑब्टेन द मेटल आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड Fe2O3. Done, ma'am. Similarly, it burns in the air. Carbon monoxide burns in the air to give heat and the carbon dioxide. फॉर एग्जाम्पल, ये तो पता ही है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड को आप ऑक्सीजन के साथ डील करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हीट का प्रोडक्शन होगा। ओके, एंड बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए टेस्ट क्या होगा, दैट एवरीबडी नो, दैट बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम, इट बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम। बाकी फिल्टर पेपर जिसको कि प्लेटिनम या पैलेडियम क्लोराइड में सोक किया होता है, ये इसको भी पिंक या ग्रीन कर देता है। ये मैं इसलिए टेस्ट लिखा देती हूँ कि कई बार क्या होता है कि इट इज अ वेरी कॉमन कंपाउंड, वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें थोड़ा इंडिकेशन दिया होता है इसके प्रीलिमिनरी टेस्ट का। इट टर्न्स फिल्टर पेपर soaked in platinum or the palladium chloride to pink or green. That is a test. After that is a carbon dioxide. Carbon dioxide is another oxide of the carbon. And regarding the preparation of carbon dioxide, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप HCl से ट्रीट करते हो तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा, देन इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। And the similarly next process is by the combustion of carbon. By the combustion of carbon. Combustion of carbon मतलब complete burning of the carbon. Whenever you are burning the carbon in the limited supply of the oxygen, then the answer is a carbon monoxide. But here it is not in the limited supply of oxygen, it is a complete combustion, that means the burning of the carbon in the excess of the oxygen. Okay, it is not the half of O2 we have written over there, it is a complete O2. Regarding the properties of the carbon dioxide, first of all, it turns the lime water milky. It turns the lime water milky. उसका रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जो पास करते हैं, इससे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया प्लस वाटर, और जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाती है जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सेस में पास करो। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो बाई कार्बोनेट में बदल जाता है। मिल्कीनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस, मिल्कीनेस disappears when CO2 is passed in the excess. Calcium carbonate plus water plus carbon dioxide gives calcium bicarbonate, CaHCO3 twice. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आइस जैसे दिखती है बट ये वेट नहीं करती है। ठीक है, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग CO2 under the pressure.
it passes from the solid state to gaseous state, जिसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, जब कोई सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली Sublimation. yes, this is sublimation. Solid state to gaseous state without liquefying. ठीक है, that's why इसको dry ice कहते हैं, without liquefying, so called as dry ice. इसलिए इसको dry ice कहते हैं. Then is the carbides. ये भी कार्बन के कंपाउंड है. देखो इनकी सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है. ये सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स है. सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स. कार्बाइड्स का मतलब ही क्या है? कार्बाइड्स बोलते हैं हम C2 नेगेटिव को, या इसके लिए एक और नाम है एसिटाइड आयन. कैसे ऑब्टेन हुआ? देखो एसिटिलीन का फॉर्मूला सबको आता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो, -2H+ कर दो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास रह जाएंगे, बिकॉज sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, एक नेगेटिव यहाँ चार्ज आ जाएगा. इसको हम लिखते हैं C2 नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बाइड. ठीक है, या इसकी स्ट्रक्चर होती है C4 नेगेटिव. इसको बोलते हैं मिथेनाइड, क्योंकि ये मिथेन से ऑब्टेन होता है. ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर आप CH4 है, CH4 में से -4H+ कर दो तो C4 नेगेटिव हो जाएगा. कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. और इनकी एग्जांपल है कार्बाइड्स की कैल्शियम कार्बाइड. कैल्शियम 2+ होगा, ये -2 होगा. Al4C3 एल्यूमिनियम 3+ होगा, कार्बाइड 4 नेगेटिव हो गया. Be2C ये 2 नेगेटिव होगा आपका, ये होगा +2, और ये होगा आपका -4, तो ये 2 रह जाएगा, 2 इसके पैर में आ जाएगा. तो इस तरह से आपके कार्बाइड्स बनते हैं. तो ये है पहले टाइप के कार्बाइड, जिसको बोलते हैं सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स. सेकेंड टाइप के कार्बाइड्स हैं कोवेलेंट कार्बाइड्स. कोवेलेंट कार्बाइड्स. Regarding the covalent carbides, these are for the boron and the silicon. बोरॉन एंड सिलिकॉन में एटम 2 एलिमेंट के एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और कार्बाइड, इसमें आयनिक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन नहीं है जैसे यहाँ पे है. दीज आर द कोवेलेंट ओनली, सिलिकॉन कार्बाइड. और इसका नाम है वेरी वेरी फेमस कंपाउंड कार्बोरंडम. This is the name of the silicon carbide. So third type of the carbide is a interstitial carbide. Let me tell you. Third type of the carbide is called as a interstitial carbides. Interstitial carbides. And regarding the interstitial carbide, they are formed by the transition elements. इनको बनाने वाले D block के elements हैं. These are formed by the transition elements, first of all. Transition elements. And have metallic lattice. Have the metallic lattice with the and have the metallic lattice with the carbon atoms in the interstitials. In the interstitial साइड्स. कहने का मतलब है बेसिकली ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के क्रिस्टल्स होंगे, उनके इंटरस्टिशियल पोजीशंस में जो कार्बन लगा होता है तो उसका भी रिजल्टेंट नाम कार्बाइड ही होता है. फॉर एग्जांपल टंगस्टन. टंगस्टन को W से लिखते हैं, WC, दैट इज अ टंगस्टन कार्बाइड.
अब पेपर में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन मैंने आपको दिया है इसमें से, केमिकल प्रॉपर्टीज में से, इसको बस एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, वेरी इजी. टंगस्टन कार्बाइड इज अ एग्जांपल ऑफ द इंटरस्टिशियल कार्बाइड एंड द वेनेडियम कार्बाइड. Vanadium, let me write A also. Vanadium carbide. नेक्स्ट आफ्टर द कार्बन, कार्बन के हमने ऑक्साइड्स पढ़ लिए, दोनों टाइप के कार्बन के हमने कार्बाइड्स पढ़ लिए, उनकी प्रिपरेशंस टाइप्स ऑल वी हैव डन. नेक्स्ट इज द कंपाउंड्स ऑफ द सिलिकॉन. सिलिकॉन के एक कंपाउंड तो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे जिसको हमने सिलिकॉन्स बोला था. ठीक है, सिलिकॉन का हमने हैलाइड वगैरह भी देखा था. अब सिलिकॉन में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सोडियम सिलिकेट, या आप पहले सिलिकेट्स ही देखो क्या होता है. सिलिकेट्स, सिलिकेट्स एक्चुअली में होते हैं सॉल्ट्स ऑफ सिलिसिक एसिड. दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ सिलिसिक एसिड. सिलिसिक एसिड का फॉर्मूला उस दिन हमने बनाया था H4SiO4. इसमें से H4H प्लस हो जाएगा और SiO4 4 नेगेटिव हो जाएगा. ये यूनिट रिपीट होता है सिलिकेट्स में. ये सिलिकेट्स में टेट्राहेड्रल यूनिट है SiO4 4 नेगेटिव. ओके, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी अगर ये टेट्राहेड्रल है तो. एंड वन ऑफ द कंपाउंड्स आर सिलिकॉन्स. सिलिकॉन्स क्या पढ़ाया था बेटा उस दिन? Silicons are the compounds of the silicon with the silicon oxygen and the silicon linkage. ठीक है, these are the silicons. These are formed by, इसकी preparation हमने last class में कर ली है, formed by the hydrolysis of alkyl or aryl substituted, aryl or alkyl substituted chlorosilanes and their polymerization. Next compounds are the sodium silicates. ये जो सोडियम सिलिकेट्स है थोड़े से अलग कंपाउंड है, इनका फॉर्मूला होता है Na2SiO3. इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? सोडियम कार्बोनेट में से SiO3 को पास कर दोगे तो आपके पास प्रिपरेशन हो जाएगी Na2SiO3 and the carbon dioxide. So these are the some of the compounds of the silicon. Carbon and the silicon compounds are important in this chapter. So this is all about the P block. बट फिर भी P ब्लॉक में से रीजनिंग क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू रिएक्शंस. रिएक्शंस में भी जहां पे रीजन लगता है वो इम्पोर्टेंट है. ओके जी, लेट मी शो यू द बैक स्लाइड. तो आफ्टर दैट दिस चैप्टर इज कंप्लीट. P block I have done for the 11th part, group number 13 and the group number 14. Group number 15, 16, 17 and 18 that we will study in the case of your 12th part. Now the next chapter that we are going to start today is the hydrocarbons. Hydrocarbons chapter we are going to start today. This is the last chapter of the organic chemistry of the 11th. 11th की organic में हमने first chapter जो study किया है that is the GOC, general organic chemistry, and after the general organic chemistry this is the next chapter that is called as a hydrocarbon. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और हाइड्रोकार्बन के बाद हमारा वी हैव डन विद द गैसियस स्टेट्स ना एवरीथिंग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये लास्ट चैप्टर है हमारा 11th का. तो रिगार्डिंग द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन and
hydrogen. So regarding the compounds of the carbon and hydrogen, what type of the compounds the carbon and hydrogen will form? The first is the alkanes. Then is the alkenes that we have to study in this chapter. Alkanes, alkenes. Then is the, Alkynes. yes, alkynes. And in the last, we are having the aromatic one. Aromatic hydrocarbons. Alkenes के साथ बेटा एक और compound है, that is the cycloalkanes. Alkanes and the cycloalkanes. This is a portion of the organic chemistry. Okay, so this is our hydrocarbon chapter. Now in this chapter of hydrocarbons, let me start with the alkanes first. Now what are the alkanes? Alkanes are basically the saturated hydrocarbons saturated hydrocarbons mean to say the carbon is having a single bond. Okay. Yes, ma'am. These are the saturated hydrocarbons. General formula of the alkanes is, CnH2n plus 2. yes. General formula is CnH2n plus 2. Hybridization of the alkane would be, sp3. yes. Hybridization would be sp3 and the geometry would be Tetrahedral. tetrahedral. Okay. And in the case of the alkanes, let me discuss the one methane orbital diagram only, rest everything you know. तो जो आपकी alkanes हैं इसमें सबसे पहला सबसे स्मॉल है मिथेन. मिथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH4. तो कार्बन, this is 2s2 and the 2p2. The ground state electronic configuration, this is a 2s1. This is the 2p, due to s2 and 2p1. In the excited state, one of the electron will get shifted to the high energy state. So this is the 2s and this is the 2p. उसके बाद क्या होता है, पहले ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं ताकि सब सेम एनर्जी के बन जाएं. तो फर्स्ट इज द हाइब्रिडाइजेशन, that is called as a sp3 hybridization, and this is carbon. After the sp3 hybridization, next step is कि वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं. This is how they are forming the bond with the hydrogen. पहले hybridization, फिर orientation, and last में bonding with the hydrogen atom. Let me take the orbital diagram. Regarding the orbital diagram, कार्बन के केस में आपके पास है 2s and then is a 3 orbitals of 2p plus minus. So this is the 2p. So 1 and 3, these orbitals mix and the 4 new orbitals are formed. These are like this, plus and minus. These are called sp3 hybrid orbitals. sp3 hybrid orbitals, and these sp3 hybrid orbitals after formation they are having the 1 electron each. उसके बाद होता है इनका ओरिएंटेशन, मतलब ये एक फिक्स ज्योमेट्री में आते हैं इस तरीके से कि इनमें रिपल्शन ना हो.
तो ये हो गया ओरिएंटेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, और 4 हाइड्रोजन एटम्स इनके साथ लग जाएंगे. So this is the structure of methane. Geometry is the tetrahedral. Bond angle is 109.5 degree. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, and after the orbital picture, hybridization and all, next is the isomerism exhibited by the alkenes. Isomerism exhibited by the alkenes. Alkenes में कौन सा isomerism होता है? See, isomerism ही पहले क्या होता है, पहले तो ये समझ लो आप. Isomerism. Isomerism is the phenomena exhibited by the compounds this is the phenomena exhibited by the compounds due to which the two or the more compounds have the same molecular formula but different structural arrangements. Different structural or the stereo arrangements. स्टीरियो नहीं समझ आता तो इस पे स्पेशियल लिख लो. स्पेशियल अरेंजमेंट, उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म. अब जैसे कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपके पास ऐसे हो जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको सेम लग रहा है. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मतलब देखने में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एवरीवेयर इज सेम, बट व्हाट वुड हैपन, उसमें उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है, या स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग है. वैसे कंपाउंड्स को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एंड structural spatial arrangement different, that are called as isomers, and this phenomena is called as a isomerism. तो isomerism basically 2 types का होता है. जो आपका isomerism है that is basically of the 2 types, the one is called as a structural isomerism and the other is called as a stereoisomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और द स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्पेशियल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं. स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट. ओके, तो अल्केन्स के केस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे. पहले क्या होता है, in the case of the structural isomerism in the alkanes, जैसे आपके पास है एक चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, 2 or the more compounds have the same molecular formula but differs in the chain of carbon atom. The chain of carbon atoms. They are called as chain isomers. इसको मैं बना के बताती हूँ आपको कैसे देखना है.
जैसे अगर तो देखो कार्बन 1 है, अगर एक ही कार्बन है तो उसमें तो क्या आप चेन अलग करोगे, वो तो कोई कोई आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। अगर दो कार्बन, मीथेन में कोई चेन आइसोमर नहीं होगा। इथेन में देखो, इथेन में भी कुछ नहीं हो सकता, आप इसको जैसे भी लिखोगे वो स्टेट चेन ही कैलकुलेट होगी, इथेन में भी कोई नहीं हो सकता। उसके बाद है प्रोपेन। प्रोपेन के केस में भी CH3, CH2 एंड CH3। ये इन तीनों वाले केस में नो चेन आइसोमर्स। नो चेन आइसोमर्स, तो फिर कैसे देखेंगे? आगे देखो ब्यूटेन के केस में क्या होता है। ब्यूटेन के केस में पहले मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कि ब्यूटेन को कैसे लिखा जाता है। अच्छा देखो, जो आपका मिथेन है इसमें एक ही कार्बन एटम है, उसके साथ सारे हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये सारे हाइड्रोजन ना 0 डिग्री है, उसको 0 डिग्री बोलेंगे। जो आपके पास इथेन है उसमें ये दोनों कार्बन एटम 1 डिग्री है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो 6 के 6 हाइड्रोजन यहाँ पे प्राइमरी है 1 डिग्री। जो आप इसमें प्रोपेन लिखते हो CH3, CH2, CH3, इसमें देखो ये वाला कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा है, ये वाला कार्बन भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है। जो कार्बन एक एक कार्बन के साथ जुड़े हैं वो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। ये सेंटर वाला क्या है, ये सेकेंडरी है, इसको 2 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 + 3 6 हाइड्रोजन तो है प्राइमरी, और 2 हाइड्रोजन है इसमें सेकेंडरी। ठीक है, तो अगर मेरे पास प्रोपेन को लिखा जाए ना, देखना ये आयुपैक नेम में भी ये बहुत काम आएगी ये चीज आपके। CH3, CH2, CH3, ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये प्रोपेन का फॉर्मूला है। इस प्रोपेन And फॉर्मूले में से मैं कोई भी प्राइमरी हाइड्रोजन हटा दूं, -1 डिग्री हाइड्रोजन कोई भी, चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा CH3, CH2 एंड CH2, और एक वैलेंसी छोड़ दूं। तो एल्केन में से वैलेंसी छोड़ो तो उसको क्या पढ़ते हैं, एल्काइल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? yes, yes ma'am. ma'am. ये अगर अब प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव किया तो इसको पढ़ोगे N प्रोपाइल। दिस इज N प्रोपाइल। N का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, स्टेट चेन, तो दिस इज कॉल्ड एज N प्रोपाइल। अब इसके साथ कोई भी ग्रुप लगेगा, जैसे फ्यूचर में जाके आप एल्काइल हैलाइड पढ़ोगे 12th वाले पोर्शन में, तो अगर यहाँ पे एक हेलोजन लगा दोगे जहाँ पे वैलेंसी छोड़ी है, उसका नाम होगा N प्रोपाइल हैलाइड, जो भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड जो भी आपने लगाया। ठीक है, अब इसी में से -2 डिग्री हाइड्रोजन आपने किया, सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तब आपके पास क्या आएगा, दिस इज CH3, दिस इज CH, तो यहाँ पे वैलेंसी छोड़ोगे, देन इज अ CH3। अब ये वाला जो कार्बन एटम है ये कैसा था, सेकेंडरी था ना, तो ये वाला जो Yes. कंपाउंड बन गया, दिस इज कॉल्ड एज अ आइसोप्रोपाइल। दिस इज कॉल्ड एज अ आइसोप्रोपाइल। अब इसके रूप में कुछ भी लगाओगे, जैसे कुछ भी प्लस किया, लेटर से क्लोराइड ही प्लस किया, तो उसका नाम बनेगा फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और इसमें क्या बनेगा, N प्रोपाइल क्लोराइड। तो बेसिकली आपको ग्रुप्स पता होने चाहिए कि N प्रोपाइल किसको बोलते हैं। N प्रोपाइल हम बोलते हैं जब कोई भी प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करो, आइसोप्रोपाइल हम बोलते हैं कोई भी सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करो। इज दैट क्लियर? Yes, Yes ma'am. ma'am. Let's check out the same for the butane. For the butane molecular formula CH3, CH2, CH2, CH3। पहले तीन में तो आइसोमर भी कोई नहीं बनेगा, बट ये है कि प्रोपेन वाले केस में दो तरह के अगर हैलोजन कोई अटैच करोगे या कोई और फंक्शनल ग्रुप आगे अटैच करोगे तो वो प्रोपाइल, आइसो और एन पता होना चाहिए क्या है। अब इसका नाम है एन ब्यूटेन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? दिस इज एन ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल स्टेट चेन। अब अगर इसमें से देखा जाए तो ये तीन और ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, तो 6 हाइड्रोजन है इसमें 1 डिग्री, 4 हाइड्रोजन है इसमें 2 डिग्री। इसमें से कोई भी -1 डिग्री हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे, लेफ्ट या राइट वाला, तो बनेगा CH3, CH2, CH2 एंड CH2। तो ये बना आपका N ब्यूटाइल ग्रुप।
अब इसमें से सेकेंडरी का रिमूव करो, जैसे CH यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव किया, CH2 एंड CH3, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल। आइसो नहीं है। आइसो क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोपाइल की तरह नहीं होता, इसमें प्रोपेन की तरह नहीं होता है। अगर ये एन ब्यूटेन से ही बना है ना, जैसे एन ब्यूटेन से ही रिमूव किया तो एन ब्यूटाइल बना, एन ब्यूटेन से सेकेंडरी वाला रिमूव किया तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बना। दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसो में बताती हूँ क्या होता है इसमें। ये बना सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब यहाँ पे ये एन ब्यूटेन था, अब देखो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटेन। ये जहां पे अब देखो 1 2 3 4 4 है ना, तो इसका स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटेन। और ये वाले जो दो कंपाउंड हो गए आपके ए एंड बी, ये आपस में है चेन आइसोमर्स। ये तो मैंने आगे आपको बनाने सिखाए हैं ना, कि इसके साथ कोई फर्दर ग्रुप लगना हो तो ऐसे लगेंगे। तो ये एन ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। अब आइसोब्यूटेन का आइसोब्यूटाइल कैसे बनेगा? उसमें पहले तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, प्राइमरी वाला, CH3 CH CH3 CH2 हाइफन, तो दिस इज कॉल्ड एज अ आइसोब्यूटाइल। दिस इज अ आइसोब्यूटाइल। अब इसी में से आइसोब्यूटेन में से आप ये वाला अगर हाइड्रोजन रिमूव करोगे, ठीक है, दिस वन, तो क्या बन जाएगा? लेट मी शिफ्ट द स्लाइड, या यहीं पे लिख देते हैं चलो। ये जो आपका आइसोब्यूटेन था CH3 CH CH3 CH3, इसमें से -1 डिग्री हाइड्रोजन किया तो आइसोब्यूटाइल। अब इसमें ये कौन सा है? ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये तो 3 डिग्री है। तो -3 डिग्री अगर हाइड्रोजन इसमें से रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा CH3 C CH3 C CH3, यहाँ पे एक वैलेंसी आ जाएगी। अब जहां से ये ज्वाइन हो रहा है ना, वहां पे ये टर्शरी है, तो यहाँ से ये टर्शरी है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ टर्शरी ब्यूटाइल। क्लियर हुआ कि मैंने कैसे लिखा इसको? Yes, have you understood how I am taking the primary, secondary and tertiary? यस मैम। एन ब्यूटेन के स्ट्रक्चर से दो ऑब्टेन होते हैं, एक तो 1 डिग्री को रिमूव करके एन ब्यूटाइल और 2 डिग्री को रिमूव करके सेकेंडरी ब्यूटाइल। पर यहाँ पे सेकेंडरी आइसो नहीं है। आइसोब्यूटेन की स्ट्रक्चर लिखोगे तो ये आइसोब्यूटेन है, इसमें 3 1 डिग्री है, 1 डिग्री को रिमूव करके बनता है आइसोब्यूटाइल, और 3 डिग्री को रिमूव करके बनता है टर्शरी ब्यूटाइल। और ये जो दो आपस में है एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ये आपस में क्या है? ये आपस में है चेन आइसोमर्स। इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 4 कार्बन एटम, 3 3 6 3 9 10, और 10 ही इसमें है। तो ये बेसिकली आपके पास C4H10 है, दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग है, तो दीज आर कॉल्ड एज अ चेन आइसोमर्स. But the groups that we are obtaining in writing the IUPAC name, they are different. Done this one? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. नेक्स्ट आ जाते हैं इथेन, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। थर्ड इज द पेंटेन। Pentane. yes, the third is the pentane. थर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मिथेन और इथेन के केस में कुछ पॉसिबल नहीं था, तो पहला हमने प्रोपेन पढ़ा, फिर ब्यूटेन पढ़ा, फिर पेंटेन पढ़ा, तो थर्ड इज द पेंटेन. So what is the molecular formula for the pentane? This is CH3, CH2, CH2, CH2 and CH3. So this is called as a N-pentane. So when you analyze the structure of N-pentane, 6 hydrogen atoms are 1 degree here, 2, 4, 6, 6 hydrogen atoms are 2 degree here. तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, either you can remove the hydrogen atom from 1 degree,
-1 डिग्री हाइड्रोजन अगर आप करोगे तो दिस इज CH3, CH2, 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 CH2 and the hyphen. So this is called as a N-pentyl. और इसी में से -2 डिग्री जब आप हाइड्रोजन करोगे तो दिस इज अ CH3, CH, कोई सा भी इनमें से हटा सकते हो. One, two, three, 4, 5. So this is called as a 2 N. डिग्री. हाँ, ये N नहीं रहा. अब यहाँ से ज्वाइन होगा ना, जहाँ पे भी ज्वाइन होगा. दिस इज 2 डिग्री पेंटाइल, जिसको आप लिखते हो सेकेंडरी पेंटाइल. दिस इज अ सेकेंडरी पेंटाइल. तो यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Let's change this to the, if you are writing this structure as CH3, CH, CH3, CH2 and CH3, if you are writing this structure like this, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, number of carbon atoms count कर लो. 1, 2, 3, 4, 5. अब इस स्ट्रक्चर को क्या पढ़ेंगे? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ आइसोपेंटाइल. अब इस एन पेंटेन को और आइसोपेंटेन को, जिनको मैंने रेड कलर से टिक किया, ये दो आपस में है चेन आइसोमर्स. ठीक है, इनसे आगे कैसे कैसे ग्रुप्स बना सकते हो, ये मैं साथ वाले ग्रुप इसलिए बना रही हूँ ताकि व्हेन यू विल राइट द IUPAC नेम कहीं भी आपको लिखा मिल जाए सेकेंडरी पेंटाइल, तो बनाना आना चाहिए. अब इसमें देखो, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री. ठीक है, बट ये वाले दोनों 1 डिग्री और इस 1 डिग्री का इन्वायरमेंट अलग अलग है. लेट मी गिव द, यहां से अगर मैं इसको हाइड्रोजन रिमूव करूं -1 डिग्री, तो ये आ जाएगा CH3, CH, CH3, CH2, CH2 and then hyphen. So this is called as iso, this is not isopentyl, sorry, this is isopentane. जो बनेगा वो पेंटाइल है. This is isopentane. Isopentyl. Now this is isopentyl. Rest what you people can do, you people can remove this hydrogen atom. ठीक है, वो तो अगली स्लाइड पे करना पड़ेगा. अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो CH3, CH, CH3, CH2 and CH3, इसमें से अगर आप ये वाला 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो, -3 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये बनेगा CH3, C, CH3, CH2, CH3, यहाँ से वैलेंसी आएगी. तो दिस इज अ 3 डिग्री पेंटाइल. 3 डिग्री को भी बेटर टू राइट इट एज अ टर्शरी. टर्शरी पेंटाइल. ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है कि यहाँ से रिमूव करोगे तो वो भी कैसा आ जाएगा, आपका सेकेंडरी वाला बनेगा. सेकेंडरी और आइसो, ये टर्शरी वाला पेंटाइल है. तो इज दैट क्लियर कैसे बन रहे हैं ये सारे, आप ग्रुप्स कैसे लगा रहे हो? Yes, ma'am. थर्ड टाइप का इसमें आइसोमर बनेगा. दिस इज दिस वन, CH3, C, CH3, CH3 एंड CH3. देखो इसमें भी 5 कार्बन आइटम है. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज नियोपेंटेन. इसको क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन बोलते हैं. अब देखो प्रीवियस स्लाइड में एक बार बता देती हूँ. अब 3 हो गए, एक एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, और नेक्स्ट क्या हो गया आपका? Neopentane. नियोपेंटेन. ये तीनों आपस में 3 क्या हो गए? चेन आइसोमर्स. इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. ऑल आर द प्राइमरी. यहां से अगर सेकेंडरी हटाते तो सेकेंडरी, बट ये आइसोपेंटाइल वाला होता. यहाँ पे से प्राइमरी हटा लो, कोई भी हटा लो. CH3, C, CH3, CH3, CH2. This is called as a neopentyl.
अब जैसे पेंटेन में किए है ना, सेम आपका आगे हेक्सेन में भी जाएगा, कोई नया नाम नहीं जुड़ेगा। सेकेंडरी आएगा, आइसो आएगा, नियो आएगा, टर्शरी आएगा, नॉर्मल आएगा। बाकी नॉर्मल, आइसो और नियो ये आपके होंगे चेन आइसोमर्स। बाकी इनसे आगे जो ग्रुप्स बनाए हैं मैंने वो आपके आईयूपैक लिखने में काम आएंगे, जैसे टर्शरी पेंटाइल, सेकेंडरी आइसो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, जो भी आपने लिखे हैं, या सेकेंडरी पेंटाइल सिंपली, तो वो आपको जब आईयूपैक नेम में कई बार कन्वर्जन दे देता है तो ये पता होना चाहिए कि कैसे हैं ग्रुप्स। तो बस इसमें ये करना होता है। अब आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको कितने वेज से अरेंज किया जा सकता है, इज देयर एनी वे टू अरेंज द पेंटेन? कुछ और तरीके से अरेंज हो सकता है, बताओ, क्या ऐसे कर सकते हैं हम? ऐसे ये पेंटेन में नहीं कर सकते, हेक्सेन में कर सकते हैं। देखो पेंटेन में अगर ऐसा होगा, मान लो मैंने चेन को ऐसे कर दिया, तो वो भी तो ऐसे ही ले लोगे ना आप, स्ट्रेट चेन। तो 1 2 3 4, तो फिर से ही आ गया एक मिथाइल ग्रुप ऐसे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आइसो वाली स्ट्रक्चर ही बन जाएगी, Yes, ये ma'am. नहीं बनेगा। और ये वाला पैटर्न ना, जैसे 2 2 वाला पैटर्न, ये हेक्सेन में जाके आगे जाएगा। तो ये आसान है, कर पाओगे ऐसे? कैसे इसको अरेंज करना चाहिए ना आइसोमेरिज्म? Yes, ma'am. So this is a type of the isomerism that is exhibited by your alkenes. जब साइक्लोएल्केन्स आपको पढ़ाएंगे तो उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी पढ़ाएंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसमें आएगा। Why it will include the stereo isomerism? Because यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर्स हैं, और 3D स्ट्रक्चर्स में जब इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म काउंट होता है। चलिए, आफ्टर दैट इज अ प्रेपरेशन ऑफ द एल्कीन्स। प्रेपरेशन ऑफ द एल्कीन्स। हाँ जी, एल्केन्स को कैसे बनाया जा सकता है? हाउ यू कैन ऑब्टेन द एल्केन्स? एनीबॉडी इन द क्लास? कैसे बनाए भाई एल्केन्स को? क्या एल्केन्स को एल्कीन से कर सकते हैं? Yes, ma'am. क्या करना पड़ेगा एल्केन्स को एल्कीन से ऑब्टेन करने के लिए? मैम हाइड्रोजन पास करनी पड़ेगी. हाइड्रोजन पास करना। इसको रिडक्शन बोलोगे ना तुम? यस मैम, रिडक्शन यस करनी मैम। पड़ेगी. ठीक है, तो फर्स्ट, या हाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट इज फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें करना पड़ेगा हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन. हाइड्रोजिनेशन। हाँ, रिडक्शन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, जो आपका ये है, जैसे कंपाउंड फर्स्ट मैंने ले लिया इथाइलिन, इथिलीन, इथीन इसका है आईयूपैक नेम। इसमें अगर आपने हाइड्रोजन का एडिशन किया तो इसके लिए कुछ आपको यूज करना पड़ता है, जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये मेटल्स, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। यहाँ पे देखो इथिलीन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम सॉलिड स्टेट में होती है, मेटल्स हैं। हाइड्रोजन प्लस माइनस में हो जाएगा, ये बॉन्ड एक तरफ में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, तो दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। So this is the ethane we have prepared by this method, and this is also the gaseous state. But this particular reaction is the example of the heterogeneous catalysis. This is a reaction of heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis का मतलब होता है जिसमें reactant और product में से different phases present हो, जैसे all are not solid, not liquid, not gas. All are gas except the catalyst. Catalyst भी हो सकता है, मतलब किसी का भी phase change हो, सारे सेम फिजिकल स्टेट में नहीं होने चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज अ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। बेसिकली शायद आपने पढ़ा होगा 12th केमिस्ट्री में, एड्सॉर्प्शन होता है बेटा, बेसिकली is an example of the adsorption catalysis. Adsorption catalysis, अब ये adsorption catalysis क्या होता है? Adsorption catalysis क्या है? निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की सरफेस के ऊपर ये गैसेस एड्सॉर्ब हो जाती हैं और उसके बाद रिएक्शन होने के बाद ये डिसॉल्व हो जाती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज द एड्सॉर्प्शन फिनोमेना दैट इज अकरिंग इन दिस रिएक्शन. So the next we can take is the with the more number of carbon atom like CH3.
CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे भी निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। when you are going to add the hydrogen atom, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा. तो this is the formation of propane. Okay, if instead of taking the alkene you are taking the alkyne, this is the alkyne. The name of this is a propine. तो यहाँ पे एक नहीं, 2 molecules of hydrogen you people have to take. पहला molecule हाइड्रोजन का ऐड करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. Next molecule if you add that, the double bond will convert into the single bond. Now this is a process in which the CH3, CH2 and the CH3. This is prepared and this is a propane. This is the first method for the preparation of the alkenes. Is that clear? Yes, ma'am. Second is from the RX. RX किसको बोलते हैं? Alkyl halide. R is a general form of alkyl group, X is the halogen, तो alkyl halide. तो इसकी भी रिडक्शन ही करनी पड़ेगी. बेसिकली अल्काइल हैलाइड ले लो, जैसे CH3 CH2 Br, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया और जिंक या एसिडिक कंडीशंस ले ली हमने, तो H और X कंबाइन कर जाएंगे और एक H वहां पे लग जाएगा इथेन बनाने में. अच्छा, इसमें क्या है ना कि फर्स्ट वाले मेथड से ना मिथेन नहीं आप बना सकते हो, बिकॉज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स भी पीपल रिक्वायर, और यहाँ पे डबल और ट्रिपल में 2 कार्बन एटम चाहिए कम से कम, तो इसलिए नहीं बन पाएगा. इस वाले मेथड से आप मिथेन बना पाओगे, बिकॉज यू पीपल कैन टेक द CH3Cl and then you will add the hydrogen atom, zinc and the H plus, and you will be getting the CH4 plus HCl. So this is a preparation of methane. Methane can be prepared by this method. Okay. Yes, ma'am. From the alkyl halide category only, the next reaction is a naming reaction. This is again very important. That reaction is called as a Wurtz reaction. So from the Wurtz reactions, how you can prepare Wurtz reaction की क्या chemistry है? You have to take the alkyl halide symmetrical one, या आप बोल दो कि same alkyl halide आपको लेने हैं 2 molecules. ठीक है, और उनको ऐसे लिख लेना है, Br को फेसिंग दे देना है सोडियम का. ओके, और इसमें से क्या करोगे आप, फ्रॉम हियर यू कैन रिमूव द NaBr. Minus of 2 NaBr you will remove, and the answer is the CH3. That is the formation of the ethane would be there, and the 2 molecules of sodium bromide would be there released. इससे क्या होता है ना कि स्टेपिंग अप चेन होता है, मतलब आपने एक कार्बन से स्टार्ट किया था, 2 कार्बन वाला कंपाउंड बना दिया. ठीक है, तो as many carbon atom as you people want, you can prepare from that. For example, if you are having CH3 CH2 Br plus 2 molecules of sodium plus Br CH2 and CH3, if this is the case, again you are going to remove this one portion, minus 2 NaBr, और rest सभी को join कर दो, तो you will be getting CH3 CH2 CH2 and CH3, यानी कि butane and butane we have prepared. अब इसमें desired number of carbon atom you prepare can take. मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा कन्वर्जन आ रहा है कि इथ से आपको ब्यूट तक जाना है, तो इथ में 2 कार्बन एटम्स है, ब्यूट में 4 है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिएक्शन, एंड दिस पर्टिकुलर वुड्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर. This reaction takes place in the presence of the dry ether, and then you can form this product. And there is a one limitation of this method. What is a limitation? पहली लिमिटेशन तो यही है कि हम मिथेन नहीं बना सकते. Limitation of the Wurtz reaction. What is the limitation of Wurtz reaction? The first is methane cannot be prepared by this reaction. Methane cannot be prepared by this method.
सेकेंड, अगर आपने डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लिए तो यील्ड कम होती है, मतलब सिमेट्रिकल कार्बन एटम्स, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाली स्ट्रक्चर इससे अच्छे से बनेगी, बाकियों में यील्ड मतलब अमाउंट कम आती है। तो सिमेट्रिकल एल्केन्स containing the even number of carbon atoms, even number of carbon atoms can be prepared by this method. ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है उन्हीं को इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड मेथड इज योर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहला हमने एल्कीन एल्काइन से बनाया, नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड से 2 मेथड से बनाया, अब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी 2 मेथड से बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से पहला मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन, वैसे तो दोनों में ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ये लैब प्रिपरेशन है मीथेन की, इससे मीथेन को बनाते हैं। सोडियम सॉल्ट ले लो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, मैंने एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लिया, उसे बोलेंगे सोडियम इथेनोएट। उसमें हमने क्या किया, NaOH को ऐड कर दिया और CaO की कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन किया, तो Na2CO3 रिमूव हो जाएगा। देखो Na2CO3 विल गो आउट, ये H इसके CO3 ये भी जाएगा, ये H इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और मीथेन बन जाएगा। तो देखो अल्काइल हैलाइड वाले मेथड से भी वी कैन प्रिपेयर द मीथेन, और इस वाले मेथड से भी वी कैन प्रिपेयर द मीथेन। तो द लैब में इसको प्रिपेयर करने के लिए मीथेन को वी पीपल कैन यूज दिस मेथड। Next method is again from the carboxylic acid, but that is another naming reaction that is called as a Cobb's electrolysis. Cobb's electrolysis. Now, what is this Cobb's electrolysis? In the Cobb's electrolysis, we basically take the sodium salt of carboxylic acid, जैसे हमने पिछले reaction में लिया, तो this is called as a sodium carboxylate. सोडियम कार्बोक्सिलेट को जब हम एक्वस फॉर्म में लगते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस लेते हैं ना, तो एक्वस फॉर्म में लिया तो पहले तो ये 2 आयन में डिसॉल्व हो जाएगा, CH3CO नेगेटिव प्लस Na प्लस। अब इसके साथ वाटर भी प्रेजेंट है, एक्वस फॉर्म है, तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऑब्वियसली वाटर के भी आयंस होंगे बीच में। ठीक है, तो दिस इज द एक्वस। अब क्या हुआ, कैथोड एनोड पे जाएंगे अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, तो एट कैथो एनोड ले लेते हैं पहले। अब एनोड पे क्या कौन जाएगा, क्या चार्ज होता है एनोड पे इलेक्ट्रोलिसिस में? जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखते हो तो एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस जाएंगे, बट दिस इज फॉर द श्योर कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो नेगेटिवली चार्ज आयन अपने पास क्या है, CH3CO नेगेटिव, इसके 2 आयंस ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2CH3COO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, CH3 प्लस 2CO2। तो बेसिकली क्या क्या मिला हमें एनोड पे, ये मिला और ये मिला। अब आ जाओ कैथोड पे, एट कैथोड क्या हो जाएगा, एट कैथोड यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस में नेगेटिव चार्ज, और कैथोड पे रिडक्शन होती है। अब 2 पॉजिटिवली चार्ज आयंस है देयर, वन इज Na प्लस एंड अदर इज H प्लस। दोनों में से विच इज हैविंग द हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैन गेन द इलेक्ट्रॉन। H प्लस छोटा है ना, तेज भागेगा, वो जाएगा कैथोड पे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज करे हैं वहां से लेके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द H2 गैस एट द कैथोड। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन को ओवरऑल लिखे तो देखो क्या बनेगा, कैथोड एनोड के तो सेपरेटली रिएक्शन कर लिए। रिएक्शन था 2 molecules of CH3COO Na we have taken प्लस 2 molecules of water we have taken। अब देखो कैथोड एनोड पे क्या बना, एनोड पे बना एक तो इथेन, वो हमने लिख लिया, एक 2 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी हमने लिख लिए,
यहाँ पे बना हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रॉन तो दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या क्या बचा, यहाँ से बचा सोडियम आयन और यहाँ से बचा हाइड्रोक्साइड, तो वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे 2NaOH। तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हुआ इथेन का। बट इस मेथड की भी ये ड्रॉबैक है कि इस मेथड से भी हम मिथेन नहीं बना सकते। तो मिथेन हमने किस किस मेथड से प्रिपेयर किया, एक तो डी कार्बोक्सिलेशन जिसमें लैब में प्रिपरेशन किया, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ द रिएक्शन इज द एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन, वहां से भी हमने मिथेन प्रिपेयर किया। दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथेन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इजी है कंपैरेटिवली हाइड्रोकार्बन्स। ओके, लेट्स चेक आउट सम ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ आज आपको, बीच में पी ब्लॉक के भी एंड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। चलिए आपको दे देते हैं पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है, रीजनिंग असर्शन का है, ऑप्शन मैंने शॉर्ट करके लिख दिए हैं। असर्शन है CsI3 इज एनालॉगस टू TlI3, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है बिकॉज थैलियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। इसका रीजन दिया हुआ है कि थैलियम में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। ए ऑप्शन है दोनों करेक्ट है, बी दोनों इनकरेक्ट है, सी में ए करेक्ट है बट आर नहीं करेक्ट है, डी में ए और आर दोनों करेक्ट है पर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। चेक आउट योर आंसर।
Why rest are not responding? Only the few of the students have participated. 6 to 7 students have given the correct answer. Rest all are wrong. बेटा सीजियम तो आपको पता है अल्कली मेटल है, +1 देगा, और I3 नेगेटिव भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि ये +-1 होता है. अब थैलियम में +1 होता है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, I3 नेगेटिव -1 होगा. तो रीजनिंग एजर्शन तो सही है, रीजन में भी कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि थैलियम में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, F में. यस इट इज करेक्ट, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द F ऑर्बिटल, और या लिखा होता कि ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. तो दिस इज नॉट मेंशन. तो रीजनिंग एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. डी इज अ करेक्ट आंसर. Only the 3 students in the class have given the correct answer. +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है. 10 तो कभी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 10 लेड तक, 10 तक तो कभी +4 देते ही नहीं है. तो कार्बन वाला ज्यादा देगा, मतलब +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. So A option is correct. Okay, this is all for today. Rest will continue in the next class.